देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आज रात ठीक 3 बजे आपके कमरे में पायल की आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भैरवगढ़ की खूनी पिशाचनी अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रही। साल 2014 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। यह गांव घने जंगलों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वर्षों से एक डरावनी कहानी चली आ रही थी, खूनी पिशाचनी की कहानी। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत की रूह थी जिसे उसके ही परिवार ने धोखे से मार डाला था। उसकी चीखें आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लाल हवेली कहते थे। उस हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे जो कभी मिटते नहीं थे। कई लोगों ने दावा किया था कि आधी रात को वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जिसके बाल उसके चेहरे को ढके रहते हैं और आंखें अंगारों की तरह चमकती हैं। जो भी उसकी आंखों में देख लेता वह या तो पागल हो जाता या कुछ ही दिनों में रहस्यमयी तरीके से मर जाता। मैं शैलेश उस समय में एक लोकल न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था। जब मुझे इस घटना की खबर मिली तो मैंने सोचा यह सिर्फ अंधविश्वास होगा, लेकिन सच्चाई जानने की जिद मुझे भैरवगढ़ खींच लाई। गांव पहुंचते ही मुझे लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में बताया कि पिछले 6 महीनों में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। सबकी लाशें उसी लाल हवेली के पास मिली थीं और हर लाश के शरीर से खून पूरी तरह गायब था। उस रात मैंने तय किया कि मैं हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाऊंगा। कैमरा और टॉर्च लेकर मैं अकेला ही वहां पहुंच गया। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर जाने की कोशिश की हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सड़ी हुई गंध ने मेरा स्वागत किया। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे मेरा पीछा कर रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की छन छन की आवाज आई। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। तभी अचानक मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी भी टिमटिमाने लगी और तभी मैंने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और उसकी आंखें खून की तरह बिल्कुल लाल थीं। उसके होठों से खून टपक रहा था। मैं जम गया। वह धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। अचानक उसने एक भयानक चीख मारी, जिससे पूरा कमरा गूंज उठा।
मेरे कान सुन्न हो गए। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, तुम भी सच जानना चाहते हो तो कीमत चुकानी होगी। अचानक मेरे सामने एक दृश्य उभरने लगा। एक औरत को उसी हवेली में जिंदा जलाया जा रहा था। उसके अपने ही परिवार वाले उसे पिशाचनी कहकर आग के हवाले कर रहे थे। उसकी चीखें आज भी उस हवेली की दीवारों में कैद थीं। वह बदला लेने लौटी थी और अब तक 4 लोगों की जान ले चुकी थी। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं हवेली के बाहर पड़ा था। मेरा कैमरा पूरी तरह जल चुका था, जैसे किसी ने उसे आग में फेंक दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरे हाथ पर नाखूनों के गहरे निशान थे और मेरी नसों में अजीब सी जलन हो रही थी, जैसे मेरा खून धीरे धीरे सूख रहा हो। गांव वालों ने मुझे तुरंत शहर के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि मेरे शरीर से खून की मात्रा अचानक बहुत कम हो गई थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा कैसे हुआ। उस दिन के बाद से हर रात मुझे वही लाल आंखें दिखाई देती हैं और वह आवाज मेरे कानों में गूंजती है। अभी तो शुरुआत है। अस्पताल से लौटने के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टरों ने कहा कि मेरे शरीर में अचानक 40% खून की कमी हो गई थी, जबकि मेरे शरीर पर कोई गहरा घाव नहीं था। यह बात मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट कारण लिखकर बंद कर दी गई, लेकिन मुझे पता था यह सामान्य नहीं था। हर रात ठीक 3 बजे मेरी आंख खुल जाती, कमरे में ठंडी हवा चलने लगती, जबकि खिड़कियां बंद होती थीं, और फिर वही पायल की छन छन की आवाज आने लगती। एक रात मैंने हिम्मत करके अपने कमरे में कैमरा ऑन कर दिया। सोचा अगर वह फिर आएगी तो इस बार सब रिकॉर्ड हो जाएगा। रात के 2:62 फिर 3 बज गए और अचानक लाइट बंद हो गई। कैमरा स्क्रीन पर सिर्फ स्टिक दिखने लगा। फिर धीरे धीरे एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वही सफेद साड़ी, वही लंबे बाल, और इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसकी आंखें सिर्फ लाल नहीं थी, उनमें गुस्सा, दर्द और बदले की आग भी थी। वह मेरे सामने आकर रुकी और इस बार उसकी आवाज साफ सुनाई दी। मेरा नाम पिशाचिनी नहीं, सावित्री था। अचानक मेरे दिमाग में झटका सा लगा। अगले दिन मैंने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। पंचायत कार्यालय में 20 साल पुरानी एक फाइल मिली, एक महिला सावित्री की, जिस पर आरोप था कि वह बच्चों की बलि देती थी। गांव वालों ने उसे डायन घोषित कर दिया था। बिना किसी सबूत के उसी लाल हवेली में उसे जिंदा जला दिया गया। केस कभी पुलिस तक पहुंचा ही नहीं। सबने इसे गांव की इज्जत का मामला कहकर दबा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सावित्री के पति और ससुराल वालों की एक एक करके मौत होने लगी। हर लाश का खून गायब था और अब इतने साल बाद वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। मैंने तय किया कि इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अपने दोस्त राघव को साथ लिया और हम दोनों रात को फिर लाल हवेली पहुंचे। इस बार हमने पूजा का सामान, कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण साथ रखे। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था।
दीवारों पर फिर से ताजा खून जैसे धब्बे उभर आए। ऊपर से रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार वह दर्द से भरी थी, गुस्से से नहीं। हम सीढ़ियां चढ़े तो देखा कमरे के बीचों बीच आग का गोल घेरा बना हुआ था। उसके अंदर वही आकृति खड़ी थी। उसने हमें देखा और अचानक राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और मैंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह जोर से चीखी, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अचानक मेरे सामने फिर वही दृश्य आया। सावित्री रो रही थी, भीख मांग रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन भीड़ ने उसकी एक ना सुनी। आग की लपटें उसे घेरती रहीं। उसकी आखिरी चीख हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। उसकी आत्मा बदला नहीं, सच सामने लाना चाहती थी। जिन 4 लोगों की मौत हुई थी वह उसी भीड़ के वंशज थे जिन्होंने उसे जलाया था। तभी सावित्री की नजर मुझ पर टिकी। तुम सच दुनिया को बताओगे या तुम भी उनकी तरह चुप रहोगे? राघव की सांसें धीमी होती जा रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं सबको सच बताऊंगा, तुम्हारा नाम साफ करूंगा। अचानक आग बुझ गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। राघव धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी नसें काली पड़ती जा रही थीं। अगली सुबह जब हमने कैमरा चेक किया तो उसमें सब रिकॉर्ड था। सावित्री का चेहरा, उसकी आवाज और आग का घेरा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो के आखिरी फ्रेम में सावित्री की लाल आंखें सीधे कैमरे से बाहर मुझे देख रही थीं और स्क्रीन पर खून से लिखा था, न्याय अधूरा है। वीडियो वायरल होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने सारी रिकॉर्डिंग बिना एडिट किए अपने चैनल और लोकल मीडिया को दे दी। कुछ लोगों ने इसे फर्जी कहा, कुछ ने डर के मारे देखना बंद कर दिया। लेकिन भैरवगढ़ में हलचल मच गई। जिन परिवारों के नाम पुराने रिकॉर्ड में थे वह अचानक गांव छोड़ने लगे, मानो उन्हें भी पता था कि सच अब छिपने वाला नहीं है। राघव की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके खून में अजीब संक्रमण है, लेकिन रिपोर्ट साफ थी, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई वायरस नहीं। उसकी नसें धीरे धीरे काली होती जा रही थीं, जैसे किसी ने अंदर से जला दिया हो। उसी रात फिर 3 बजे मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर वही लाल आंखें दिखीं और एक मैसेज उभरा, आखिरी सच हवेली के नीचे दफन है। अगले दिन मैं अकेला ही लाल हवेली पहुंचा। इस बार डर कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। मुझे महसूस हो रहा था कि सावित्री बदला नहीं चाहती, वह चाहती थी कि दुनिया उसका सच जाने। हवेली के बीचों बीच फर्श पर एक जगह बार बार ध्यान जा रहा था। मैंने वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुरानी लोहे की पेटी निकली। पेटी के अंदर कुछ जली हुई चूड़ियां और अधजला मंगलसूत्र और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम सावित्री है, मैं निर्दोष हूँ। उस डायरी में उसने सब लिखा था, कैसे गांव के जमींदार ने उस पर गलत नजर डाली, कैसे उसके विरोध करने पर उसे डायन घोषित कर दिया, भीड़ भड़काई गई और उसी हवेली में उसे जिंदा जला दिया गया। यह सब इज्जत और अंधविश्वास के नाम पर हुआ था। मैंने डायरी पुलिस को सौंपी। मामला दोबारा खुला। मीडिया के दबाव
के कारण जांच दोबारा शुरू हुई। जमींदार का परिवार पहले ही रहस्यमयी मौतों का शिकार हो चुका था। अब गांव के बाकी लोग डर से कांप रहे थे। उस रात मैं फिर हवेली गया, डायरी हाथ में लेकर। हवा शांत थी, पायल की आवाज नहीं आई। मैंने ऊंची आवाज में कहा, सावित्री, तुम्हारा सच सबके सामने है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। वही सफेद साड़ी वाली आकृति सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थीं, उनमें आंसू थे। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह शांति थी। उसने धीमे से कहा, अब मेरा नाम कोई पिशाचनी नहीं कहेगा। और फिर उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। हवेली की दीवारों पर लगे खून के धब्बे धीरे धीरे गायब हो गए। ठंडी हवा गर्माहट में बदल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, पीछे से एक हल्की हंसी सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, हवेली की ऊपरी खिड़की में एक परछाई खड़ी थी। वह सावित्री नहीं थी। उसकी आंखें फिर से लाल थी और होठों पर खून था। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हर कहानी में एक और सच छिपा होता है। आज भी भैरवगढ़ के लोग कहते हैं कि लाल हवेली शांत है। सावित्री को न्याय मिल गया, लेकिन कभी कभी अमावस्या की रात खिड़की में फिर लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। क्या वह कोई और आत्मा है, या सावित्री का गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ? सच चाहे जो भी हो, भैरवगढ़ की लाल हवेली आज भी लोगों को याद दिलाती है कि अंधविश्वास का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। शुभ रात्रि। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।